ठीक बस हो, मैं 1-2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ सर जी, स्टूडेंट सारे आ जाते हैं। ठीक हो, 21 है बाकी में। ठीक हो, थैंक यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आवाज़ आपकी बीच में सर कट रही थी, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज़। सर अभी क्या कहते हैं, अभी इसको मैं अगर लॉग ऑफ करके लॉग इन अब करूं, ठीक आ बीच रही है में आपकी बच्चों आवाज़ की सर। अभी आ रही है। अब ठीक आ रही है सर आपकी आवाज़। एक दफ़ा सर स्क्रीन शेयर कर लें ताकि अंदाजा हो जाए कि उसके अंदर इशूज़ नहीं है। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। स्क्रीन शेयर दोबारा कर ली, अभी मैंने की थी पहले और फिर डिस्क ने वो आवाज वो दोबारा से मैंने। अच्छा अभी होपफुली सही आ रही है। मेरे इस म्यूट सर के ऊपर ना जो माइक है इसके ऊपर एरर साइन आ जाता है, सो दैट्स व्हाई जो आवाज सही नहीं होती जी है। सर, अब क्लियर है सर। लेकिन अभी नहीं है, अभी एरर साइन नहीं आ रहा। ठीक है सर, क्लियर है सर, मैं देख रहा हूँ। ओके सर। ओके है सो फार, मुझे भी लग रहा है कि ओके है। ठीक है जी सर, स्टूडेंट, जस्ट बाकी गिव मी अ यस और नो। इफ इट्स ओके जस्ट गिव सेंड मी अ मैसेज। ठीक हो गया सर। ओके सर। चलें ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। ठीक है सर। ठीक है, स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आ गया, चला रहेगी।
ओके सर। वेट कीजिएगा स्टूडेंट, सर अभी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होपफुली अब जो है कोई इशू नहीं होगा। लुक्स गुड, और इसमें मेरे को एरर साइन नहीं आ रहा। लॉग ऑफ करके लॉग इन किया था, कल भी हमने प्रैक्टिस की थी तो इशू रिजॉल्व हो गया था। अच्छा क्लास, चलते हैं चैप्टर नंबर 14। ठीक है, इसके समीर हैज रेज्ड इन। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 का अगर रिमाइंडर है, अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को देख लें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि हमने चैप्टर 13 के अंदर भी देखी थी, ये हमने कर लिया। एचआर प्लान क्या है, ठीक है, और फिर उसके बाद एचआर मैनेजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एचआर साइकिल देखा था। साइकिल के अंदर हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ट्रेनिंग, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अप्रेजल है। अप्रेजल तक हमने कल टच कर लिया था, ठीक है। ऑल्दो अप्रेजल के जो हैं वो काफी अभी पॉइंट्स रहते हैं। अप्रेजल इंटरव्यू आज हम देखेंगे, और फिर जो लास्ट पॉइंट रह जाएगा वो एथिकल बिहेवियर। तो यहाँ से अगर आप देख लें कि अप्रेजल एंड एथिकल बिहेवियर पे हैं, और ये इससे पहले का हम सारा कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। मैं स्टार्ट करूंगा कल के लेक्चर से, कल जो हमने किया था वहां से, ठीक है। उससे अगर पहले हम देख लें तो इंडक्शन हम कर चुके हैं, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, इंडक्शन के ये सारे बेनिफिट हम देख चुके हैं। ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्या है, उसके फायदे क्या हैं, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, ये सारा हो चुका है। ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर हुए हैं। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग ये कल हमने किया था, ठीक है। ट्रेनिंग को अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो कैसे, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। ऑल दो इन्हीं स्टेजेस की फर्दर इसमें रेपिटेशन आएगी, ठीक है, रेपिटेशन इसमें होगी। और ये स्टेजेस हम लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। नीड्स आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्लान द ट्रेनिंग, डिलीवर ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन द ट्रेनिंग, ये 5 स्टेजेस थी। और ये किर्कपैट्रिक की इवेल्युएशन ऑफ द ट्रेनिंग कल हमने देखा था कि रिएक्शन है, लर्निंग है, बिहेवियर है, लाइक इम्पैक्ट, और रिजल्ट क्या है, और ये उसी का मॉडल फर्दर है। ये हम 2 मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, सो ऐसे नो नीड टू डिस्कस अगेन और गो थ्रू अगेन। मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने इंडिविजुअल्स के और ग्रुप के मेथड देखे थे। फिर कॉल्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, वो चीजें जो आप एक्सपीरियंस से देखते हैं, लाइक स्टूडेंट्स का इंडस्ट्रियल एजुकेशन ट्रिप इज अ एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। और एक और एग्जांपल थी कि जिसके अंदर आप जो है वो जू के अंदर जाके जानवरों को ऑब्जर्व करके, इंटरेक्ट करके, ठीक है, वहां से लर्न करते हैं, रादर देन स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स फ्रॉम अ बुक। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। हनी एंड ममफोर्ड सजेस्ट 4 डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। ये लर्निंग स्टाइल कल हमने देखे थे और इसके ऊपर डिस्कस भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस थे। होपफुली आपको सारा क्लियर होगा। एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने इन स्टाइल्स की स्ट्रेंथ्स दी थी जो ऑल दो आपकी बुक के अंदर नहीं है, और मैंने कहा था काइंडली आप अपने आप को जज कर लें, देख लें।
आप जब तक सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एनालिसिस नहीं करते आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, यू शुड नो। और यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस में फॉल करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरली कि आप सिर्फ एक में फॉल करें। यू कैन बी 80% एक्टिविस्ट एंड 20% बी रिफ्लेक्टर, ठीक है, और यू कैन बी अ थ्योरिस्ट एंड अ रिफ्लेक्टर। तो ये हो सकता है ऐसा, ये इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन श्योरली आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये, और ऑथर भी यही कहता है कि ये एक साइड पे मोस्टली टिल्ड होते हैं एंड पीपल फॉल इन वन ऑफ द कैटेगरी, और वो मेजर उनकी क्वालिटीज उसमें फॉल करती हैं। लाइक इफ यू आर एक्टिविस्ट और आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, यू कैन बी और मे बी 80% एक्टिविस्ट एंड 20% रिफ्लेक्टर, एज आई सेड बिफोर। अप्रेजल देखा था हमने, अप्रेजल के अंदर सिस्टमैटिक व्यू है, क्या कहते हैं, रिव्यू है एंड असेसमेंट। जैसा है कि अप्रेजल वर्ड से जाहिर है, मैंने आपको बताया था कि इसका है जायजा करना या तखमीना लगाना, असेसिंग समथिंग और समवन, ये हमने कल देख लिया था। बेनिफिट्स ऑफ अप्रेजल क्या है, ठीक है, लेफ्ट पे एम्प्लॉय है और सो लेफ्ट पे एम्प्लॉयर एंड राइट पे एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है, फीडबैक इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, प्रमोशन, ठीक है। और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एम्प्लॉय के आ जाते हैं राइट साइड के ऊपर। और फिर ट्रेनिंग है, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई होते हैं, पे और रिवॉर्ड्स उसको दिया जाता है राइट पे जैसे, और वॉइस कंसर्न, वो समझता है कि वो उसकी बात सुनी गई है और कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ये हमने लास्ट टाइम कल देख चुके थे। 6 स्टेजेस हैं, ठीक है, अप्रेजल के, और इसमें भी क्वेश्चंस आए थे और हाउ होपफुली जो है इन स्टेजेस के अंदर फर्दर क्लियर होगा। एंड जस्ट बेयर विद मी, आज इन्हीं स्टेजेस के फर्दर आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि फॉलो अपने एग्रीमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि एग्री होते हैं कि हाँ जी क्या कुछ ट्रेनिंग नीड्स हैं वो देनी चाहिए ट्रेनिंग, ठीक है, और क्या कमजोरियां हैं उस अप्रेजी के अंदर, तो वो उस अपनी कमजोरियों को फुलफिल करेगा और किन स्किल्स को फर्दर एनहांस करेगा। अच्छा, स्टेजेस क्या आती हैं? फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, व्हाई यू आर असेसिंग, क्राइटेरिया क्या है, और मैं कहता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, ठीक है, वो उसके बेंचमार्क है, ठीक है, जिसको देखते हुए आपने असेसमेंट करना है कि ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, आप इसको फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैनेजर प्रिपेयर्स एन अप्रेजल रिपोर्ट, और कल मैंने कहा था कि ये एम्प्लॉय खुद से भी अपनी अप्रेजल रिपोर्ट को जो है वो प्रिपेयर करता है, जो वो खुद समझता है कि ये काम मैंने किए, ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेसेस हैं। तो वो मैनेजर खुद मैनेजर भी प्रिपेयर करता है, और जो इंडिविजुअल है, एम्प्लॉय है, या जिसको हम अप्रेजी कहते हैं, जिसकी अप्रेजल हो रही है, वो भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके लाता है। और फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या चीज़ें मिस हैं, तो वो उस लिहाज से कंपैरिजन में आ जाती हैं। इंटरव्यूज कैरिड आउट, ये कल हमने स्टार्ट कर दिया था कि इंटरव्यू क्या, आज हम उसको डिटेल के अंदर देखेंगे। ये इंटरव्यू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन, और फिर फिफ्थ में उसके रैशनल को देखा जाता है कि फेयरनेस हुई है कि नहीं हुई है। ये जिसने अप्रेजल किया है उसके भी इवन सुपरवाइजर या बॉस या एचआर डिपार्टमेंट के हेड जो है उसको देखते हैं। एंड देन फॉलो अप है, और उसकी प्रोग्रेस एंड सक्सेस को मॉनिटर किया जाता है। ये तो कल तक का था, और इसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लिए थे, और मोस्ट प्रॉब्ली सारे आंसर्स हो गए थे और सेटिस्फाइड थे, एंड देन वी जस्ट फिनिश द क्लास। अप्रेजल इंटरव्यू कल मैंने टच किया था, मैंने कहा था आज इसको नहीं पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये क्या, इट्स अ फॉर्मल डिस्कशन प्रोसेस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड हिज और हर मैनेजर। फॉर्मल डिस्कशन प्रोसेस है, ठीक है, अप्रेजल इंटरव्यू के अंदर। और अप्रेजल इंटरव्यू में क्या, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड हाउ द एम्प्लॉय कैन ग्रो थ्रू अ फीडबैक मैकेनिज्म। अप्रेजल का पर्पस ही फीडबैक मैकेनिज्म है। अप्रेजल इटसेल्फ इज अ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट इसमें 6 months to 1 year के है अप्रेजल के, 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद अप्रेजल होती है, ठीक है। दैट कैन बी आफ्टर 1 month इफ यू फील के परफॉर्मेंस एक सही नहीं है और एक पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप फिर उसकी काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। अप्रेजल करते हैं और अप्रेजल के अंदर आप उसकी काउंसलिंग करते हैं कि ये इश्यूज एंड प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप काइंडली जो है इनको अवॉइड करें, ठीक है।
इंटरव्यू क्या है, आज हम इंटरव्यू के अंदर देखते हैं। इंटरव्यू लेने से पहले क्लास, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारी चीजें हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और ये वो डाटा है, ये वो होमवर्क है जो कि इंटरव्यू करने से पहले एचआर डिपार्टमेंट वाले और जिन्होंने अप्रेजल करनी है, मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर हैं, या एचआर की टीम का एक बंदा या एचआर डिपार्टमेंट से एक आदमी है और एक उसका बॉस है, इमीडिएट बॉस है, या उसका मैनेजर है जो, तो मैनेजर, एचआर एंड दैट पर्सन, ठीक है, उसका तो इंटरव्यू होगा, लेकिन एचआर और मैनेजर ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है, और ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए अप्रेजल इंटरव्यू के अंदर। द जॉब डिस्क्रिप्शन, इट्स वेरी कॉमन, वेरी ऑब्वियस, लेकिन क्वेश्चन आता है रियली समटाइम ऐसा होता है कि जब अप्रेजल इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका वो आंसर कहता है कि ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही नहीं है, ये तो मैं एक काम करूं जो मैं आपको फेवर दे रहा हूं, ठीक है। सो दैट्स वाई इस चीज से अवॉइड करने के लिए, और इससे वो एम्बैरस भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है, एंजाइटी और टेंशन क्रिएट हो सकती है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, तो जॉब डिस्क्रिप्शन के इसके काम क्या है, रोल्स एंड इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो ये मस्ट है कि होना चाहिए जिसका अप्रेजी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस एम्प्लॉय का, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और अ क्लियर आइडिया ऑफ अप्रेजीज जॉब, अप्रेजी की जॉब के बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस सच एज रेटिंग शीट और द अप्रेजल फॉर्म, एज सच कोई ऐसी रेटिंग शीट है जिसके ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी वर्किंग के बारे में, अगर प्रोडक्शन के अंदर है तो उसके यूनिट्स प्रोड्यूस, क्वालिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, और अगर कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड है तो उसकी रैंकिंग है, तो वो उस लिहाज से उसकी रेटिंग शीट जो है वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा हमने रिवॉर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और इंसेंटिव के बारे में पढ़ा था, और अगर रेटिंग की बात करें तो जैसे मैंने करीम के बारे में बात किया था, तो उसके उस लिहाज से स्टार्स मिलते हैं। ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं तो अगेन देयर इज अ रेटिंग, कि आप स्टार्स देते हैं जिस सेलर से आप चीज़ें बाय करते हैं, तो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में आप डिफरेंट रेटिंग करते हैं, रेट करते हैं उसको, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, सो दैट्स अ मैकेनिज्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जहाँ पे उसको रेट किया जाता है। A diary of record or a record book which highlights the good and bad points of the of employee, ठीक है, एम्प्लॉय के बैड और गुड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर द रिव्यू पीरियड, अगर आप साल बाद कर रहे हैं तो पूरे साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, आप 6 महीने बाद कर रहे हैं तो 6 महीने में उसकी लास्ट 6 मंथ्स में क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सारा रिव्यू पीरियड, यानी जो लास्ट है इस 6 मंथ्स के अंदर उसकी सारी परफॉर्मेंस है। पीयर असेसमेंट, कोलीग्स ऑफ ऑन द सेम लेवल, यानी पीयर का मतलब है वो लोग जिनके साथ वो सेम लेवल के ऊपर काम कर रहा है, वो क्या राय देते हैं, ठीक है। इसकी अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें तो ये इट्स नॉट एंड इटसेल्फ, कि अगर आप कहेंगे सिर्फ आप पीयर रिव्यू के ऊपर करें, बट दैट काउंट्स, क्योंकि पीयर रिव्यू के अंदर बायसनेस आ सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स आ सकती है, ग्रुपिंग आ सकती है, फेवरेटिज्म आ सकती है, बट दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस अप्रेजल इंटरव्यू, ठीक है, वो एंड नहीं है, उसी के ऊपर आप जज नहीं कर सकते, ठीक है, तो पीयर असेसमेंट भी लेते हैं। कमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स, दैट्स वेरी नेसेसरी, क्लाइंट्स के क्या कमेंट्स हैं, कस्टमर्स एंड अदर आउटसाइड एजेंसीज, कस्टमर्स क्या कहते हैं, क्लाइंट्स कस्टमर सेम ही है, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या फीडबैक है आपके बारे में, ये बहुत मैटर करती है। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई लड़ाई हुई है, अगर किसी से मिसबिहेव किया है, तो वो आपकी फाइल के अंदर चीज आ जाती है, ठीक है, आपकी फाइल बनती रहती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख जाती है, तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो एम्प्लॉयज फाइल विद बैकग्राउंड नोट्स ऑन अटेंडेंस, उसकी जो फाइल बन रही है उसमें अटेंडेंस कितनी एब्सेंटिज्म है, टाइम पे आता है नहीं आता है, पंक्चुअल है कि नहीं है, ठीक है, पर्सनालिटी के बारे में, उसका बिहेवियर, इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, टेम्परामेंट एंड फैमिली, उसका क्या टेम्परामेंट है, कैसे है, हाउ इज गुड, इज ही गुड विद द टीम वर्क और नॉट, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटरव्यू लेने से पहले आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरली कि हर ऑर्गेनाइजेशन ये सारे मेंटेन करे,
इनमें से हो सकता है 3 4 5 पॉइंट्स मेंटेन करे, और हो सकता है ये सारे भी, ये इससे अलग भी कोई उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए कोई है मेथड्स या डॉक्यूमेंट्स, तो वो उनको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे भी हो सकते हैं और इसमें से कुछ पॉइंट्स भी अप्रेजल के लिए हो सकते हैं। अच्छा जी, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू अगेन स्टिल एंड इट्स अ होमवर्क, और इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए चीजें बहुत जरूरी हैं कि क्योंकि आपने एम्प्लॉय को खराब नहीं करना, और एक अच्छे एम्प्लॉय से आप नहीं चाहते कि वो आपकी जॉब या आपकी कंपनी छोड़ के चला जाए, और उसका रिजल्ट क्या हो, किस वजह से छोड़ के चला गया, कि आपका अप्रेजल इंटरव्यू सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले की अगेन इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कहते हैं जब अप्रेजल इंटरव्यू करना है तो टू मैनी इंटरव्यूज एक दिन के अंदर ना आप कंडक्ट करें अप्रेजल इंटरव्यू। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हो जिसके अंदर जिन्होंने मैनेजर ने भी अप्रेजल करनी है वो भी रिलैक्स एनवायरनमेंट में करे, उसको भी उस इंटरव्यू के अंदर, उस डिस्कशन के अंदर जल्दी ना हो, और तसल्ली से वो फीडबैक ना ले सकें और बेटर कम्युनिकेट ना कर सकें, वो भी एक लॉन्ग रन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एक दिन में नहीं करने चाहिए। जब आप इंटरव्यू करें तो उस टाइम आपने एम्प्लॉय को ईज में डालना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उसकी जो खामियां हैं उसको नोट करेंगे और आप उसको बताएंगे, और ये आज एक अकाउंटेबिलिटी का दिन है, हिसाब किताब का दिन है, और आपने इसमें उसको पैनलाइज करना है और इसमें उसको लेट डाउन करना है और उसको कहना है कि आपने ये नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह से एट ईज एक रिलैक्स एनवायरनमेंट के अंदर इंटरव्यू होना चाहिए। इट शुड बी फॉर्मल, ठीक है, लेकिन फ्री विलिंग यानी कि इजी गोइंग होना चाहिए। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इंटरव्यू, क्यों ले रहे हैं, क्या कुछ है, ये पहले डिलीवर कर दिया जाता है। हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले या 2-3 दिन पहले बता दिया जाता है कि आपके साथ एक जो है वो सिटिंग या एक इंटरव्यू होगा आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। ठीक है, या अगर नहीं सही परफॉर्म कर रहा है तो 1-2 दिन पहले बता दिया जाता है कि मैनेजर वांट्स टू टॉक टू यू, और 1-2 दिन में क्या टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट है, किस टाइम हो सकता है और क्या कहते हैं, और ये उसकी विलिंगनेस से है कि उस टाइम पे आप म्यूचुअल कंसेंट से उस इंटरव्यू को करें। डिस्कस द एम्प्लॉय प्रोग्रेस, एम्प्लॉय की प्रोग्रेस डिस्कस करें। स्टार्ट विद द गुड जॉब ही हैज डन, ठीक है, जो उसने अच्छी जॉब्स की हैं पहले उससे स्टार्ट करें। आप ये ना हो कि स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने से पहले आप शुरू कर दें कि आपने ये भी मसला किया, ये भी काम किया। नहीं, ठीक है, आप उसे बता दें कि ओवरऑल द पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपकी जॉब बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रही है, इफ इट इज सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, और ये काम आपने अच्छे किए, बट हाउएवर, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम चाहते हैं कि हम वो डिस्कस कर लें, और क्या ऐसी रीजंस हैं ताकि हम उनके सॉल्यूशंस पे आ जाएं। इंटरव्यू के अंदर कांस्टेंट इंटरप्शन ड्यूरिंग द इंटरव्यू शुड बी अवॉइडेड, इंटरप्शन नहीं करनी है बार बार, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नोट टेकिंग, अगर कोई नोट लेने हैं तो आप अप्रेजी से पूछ लें कि आप नोट्स ले रहे हैं। रिकॉर्डेड, मैंने खुद से लिखा है, ऑल्दो बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये हम बहुत से इंटरव्यू के अंदर देखते हैं कि जब अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो इसकी परमिशन ले लें। अगर जरूरत नहीं है परमिशन की तो लेकिन एटलीस्ट उसको इंटरव्यू से पहले बता दें कि हमारा ये जो अप्रेजल इंटरव्यू है ये रिकॉर्डेड होगा। तो अगर नोट्स लेने हैं या रिकॉर्डिंग करनी है तो उससे पहले उसको इन्फॉर्म होना चाहिए। एक तो इसका जो ड्रॉबैक ये होता है कि समटाइम वो ये समझता है, अगर ड्यूरिंग इंटरव्यूज आपने रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और उसको पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तो आपका अप्रेजल इंटरव्यू भी हो सकता है सही ना हो। जो रियल इनसाइट्स हैं और जो वो चीज़ बताना चाहता है, वो चीज़ें जो हैं वो अब ना बताए, रिलक्टेंट हो, तो इस वजह से उसको कॉन्फिडेंस में लेके पहले बता दिया जाता है कि हम नोट्स लेंगे और आपके इंटरव्यू को इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और इफ इट्स नेसेसरली देन टेल देम इट्स अ कंपनी पॉलिसी एंड वी मस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट, ठीक है। इफ यू डोंट वांट हिज परमिशन, अगर वो परमिट नहीं करता और कंपनी की पॉलिसी की वजह से रिकॉर्डेड मस्ट है, तो फिर उस लिहाज से आप करते हैं। द मस्ट डूज फॉर ऑफ द इंटरव्यूज जो करने हैं जब इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, जब ये दिस इज नॉट अबाउट कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, जब इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ठीक है, ऑल्दो सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट आर व्हाइल कंडक्टिंग, लाइक एम्प्लॉय को ईज में लेना, पर्पस तो उसको पहले आप बता देते हैं, लेकिन ईज में रखना और गुड पॉइंट से स्टार्ट करना ये कंडक्शन से रिलेटेड जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अंदर है मस्ट डू जो कर रहे हैं, आस्क ओपन क्वेश्चन रिक्वायरिंग मोर देन यस और नो आंसर, ठीक है। अगर कोई डिटेल चाहिए तो देन आप क्लैरिफिकेशन अगर जरूरत है तो फिर आप उससे डिटेल में पूछ सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर। अलाउ टाइम फॉर द अप्रेजी टू आस्क क्वेश्चन, टाइम दिया जाए तो उसको भी, आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सम टाइम आखिर में दिया जाता है, ठीक है, और सम टाइम अलाउ कर देते हैं कि ड्यूरिंग भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग और मल्टीपल क्वेश्चन या सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ना पूछें, ठीक है। और जो आपकी कन्वर्सेशन हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, ठीक है, टूवर्ड्स द एम्प्लॉय, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पीरियडिकली समराइज, जो चीज़ अगर आपने कर ली है, एक है मशीनरी के ऑपरेशन के बारे में या सॉफ्टवेयर के यूजेज के बारे में, आपने उसके बारे में डिस्कस किया कि ये एरर्स एंड बग्स आए और ये रिपोर्टिंग सही नहीं की, और वो जब पॉइंट डिस्कस हो गया तो उसको फिर समराइज कर लिया। फिर अब उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है या टीम वर्किंग से रिलेटेड है, वो डिस्कस किया, उसको समराइज, उसके बिहेवियर से रिलेटेड है, डिस्कस किया, समराइज कर लिया। अटेंडेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो जो भी चीजें आप डिस्कस करें उनको साथ साथ आप समराइज करते रहें, ठीक है। बिल्ड अपॉन आंसर्स, जो आंसर्स मिले हैं उससे रिलेटेड आप फर्दर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आपके डिस्कशंस में आंसर्स हो जाएं, ठीक है। एंड रिफ्रेन फ्रॉम, बचें बहुत ज्यादा आप बात ना करें, बल्कि उसको भी आप जो है वो ऑप्शन दें, ठीक है। जाजुला, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। यू नो द प्रोटोकॉल या नॉर्म्स ऑफ द क्लास की क्या है, इंशाल्लाह एंड में कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मस्ट डूज हैं, ठीक है। अगेन लास्ट में हमने जो मस्ट डूज ही देख रहे हैं, उसके फर्दर हैं डिफिकल्ट और सेंसिटिव एरियाज हैं, लाइक उससे रिलेटेड है, उसकी कोई वीकनेसेस हैं तो उसको केयरफुली करें। बी टॉलरेंट ऑफ पॉज एंड साइलेंसेस, अगर वो किसी जगह पे खामोश है और पॉज ले रहा है तो उसके बारे में आप टॉलरेंट रहें, ठीक है। ये तो अक्सर हमें टीचर्स को भी कहा जाता है कि टीचर्स आर इनटॉलरेंट, समटाइम दे आस्क क्वेश्चन और वो स्टूडेंट को टाइम नहीं देते, और बहुत छोटा टाइम होता है, एंड दैट्स फॉर अ फैक्ट, आई नो ऐसा होता है कि बहुत थोड़े टाइम में फिर खुद से ही आंसर करना शुरू कर देते हैं। तो व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन विद इन द क्लास, तो उसमें आपको टाइम देना चाहिए स्टूडेंट्स को और उनके परसुएट करना चाहिए कि वो उसके बारे में आंसर करें और वो डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो, ताकि एक लाइवली डिस्कशन हो। और उसमें यही टीचर को, टीचर आर इम्पेशेंस अबाउट द आंसर्स एंड दैट समहाउ इज करेक्ट। तो ये जब भी आप लाइक टीचर्स क्वेश्चन करें, स्टूडेंट से कुछ पूछें, तो फिर पॉज करें, टॉलरेंट रहें और टाइम दे स्टूडेंट्स को ताकि वो उसका आंसर कर सकें। और सम टाइम नहीं होता और स्टार्ट कर देते हैं आगे फर्दर उसका खुद ही आंसर देना और कंटिन्यू करते हैं। सम टाइम इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास एज वेल के you need to go on and finish the lecture you have planned today, और उस टाइम के अंदर स्लॉट के अंदर आप फिनिश करना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई सम टाइम टीचर्स आर इम्पेशेंस और वो कंटिन्यू कर देते हैं ताकि डिस्कशन को कि वी शुड फिनिश द लेक्चर, द प्लान लेक्चर, टुडेज प्लान लेक्चर। सो ये है, जब इंटरव्यू के अंदर भी अगर एम्प्लॉय रुकता है तो ठीक है, उसको टाइम दें और उसके अंदर पेशेंस रखें जब वो आंसर करता है। यही वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर वो कहता है कि तभी बहुत ज्यादा इंटरव्यूज एक दिन के अंदर आप ना रखें ताकि आप प्रॉपर फीडबैक ले सकें हर एम्प्लॉय का। लिसन केयरफुली, मेकिंग श्योर दैट द इंटरव्यूज नोज यू आर लिसनिंग, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि ये कंप्लेन होती है कि मेरी तो बात कोई सुनी नहीं गई है, पूरे में तो वही बोलते रहे, उन्होंने अपनी बात की, मैं कोई बात करता मुझे टोक देते, और मेरी बात को उनके बॉडी लैंग्वेज से, एटीट्यूड से, उसके जेस्चर से पता लगता था कि कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रही। तो ऐसी फीलिंग्स नहीं जानी चाहिए आपके जो है एम्प्लॉय को। कीप द कन्वर्सेशन फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑफ इनटू इररिलेवेंट एरियाज, जो टू द पॉइंट है उसके ऊपर, जो इररिलेवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, उसके अप्रेजल से रिलेटेड, जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, उसके बारे में जो है वो आप
क्वेश्चंस ना करें, उनको डिस्कस ना करें इस इंटरव्यू के अंदर। अच्छा, एक्शन प्लान इंटरव्यू कर लिया, उसके बाद क्या एक्शन प्लान है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ये बहुत पहले मैं कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय कहता है कि मुझे जी सॉफ्टवेयर सही नहीं आता, मुझे ट्रेनिंग दीजिए इसके ऊपर, तो वो नीड्स आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, दैट्स एक्शन प्लान। एंड ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है जी, आपको अगले एक वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है, या 2 days की ट्रेनिंग दी जाएगी। रिकमेंडेड एक्शन अलॉन्ग विद द की डेट्स by which the action is to take place, ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेनिंग कब देनी है, उसकी डेट एंड टाइम डिसाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे उसके एक्शन प्लान है। द रिसोर्सेज नीडेड फॉर सपोर्ट, अगर वो कहते हैं कि जी हमारे इक्विपमेंट सही नहीं है, मशीनरी सही नहीं है, हमारे पास जो टूल्स हैं सही नहीं है, तो वो हमें दिए जाएं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर के ऊपर आदमी काम कर रहा है, तो कहता है मेरा टेबल और चेयर इवन कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, और जो है वो जिसकी वजह से मैं सही काम नहीं कर सकता, मेरे मॉनिटर का डिस्प्ले सही नहीं है, काम नहीं कर सकता, कीबोर्ड माउस में इश्यूज होते हैं, वॉट एवर मशीनरी के अंदर जैसे टूल्स की मैंने बात की, तो ये सारे जो रिसोर्सेज एग्रीड हुए वो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। अप्रेजल एंड राइट अप ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें जो एग्री की हैं, ट्रेनिंग नीड्स हो गई, रिसोर्सेज हो गए, अब उसको क्या करना है, आपने लिख लेना है, ठीक है। क्लास इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने स्टेजेस के अंदर देखा था, और यहाँ पे हमने देखा था कि एग्रीमेंट ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी जब व्हेन आई डिड द अप्रेजल इंटरव्यू, और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट मौजूद होता है जिसके अंदर जिसने अप्रेजल इंटरव्यू किया, लाइक मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर, और जो एम्प्लॉय है उसके अप्रेजी जिसे हम कहते हैं, उसकी डिटेल लिख दी जाती है। फिर जो पॉइंट्स हैं उन पे एग्री होते हैं, हम राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं कि आप इनको पढ़ लें, देख लें, और अगर वो समझते हैं ओके है, और फिर उससे आखिर में रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप आखिर में इसके जो है अपने पॉइंट पे साइन कर लें, ठीक है, और फिर उससे साइन ले लिए जाते हैं। ये मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, स्टेज 4 में यही चीजें आती हैं, वही पॉइंट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। कि आप क्या करते हैं, एग्रीड एक्शन प्लान्स ऑन रिजल्ट, अब रिजल्ट ऑफ द अप्रेजल एंड राइट अप ऑन द फॉलोइंग, फिर आप राइट अप कर लेते हैं, उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। एक्शन प्लान्स जो एग्रीड हुए उन पे ऑन ट्रेनिंग, प्रमोशन, वॉट एवर इट इज, ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन करनी है, रीट्रेन करना है आपने, उसको आप लिख लेते हैं। द शॉर्टकमिंग एंड वीकनेसेस दैट वर डिस्कस एंड द results, any help or assistance that the employee needs and what was promised at that interview, ठीक है। जो जो चीजें हैं उनको आप क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और वो आपकी एक क्या है, रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है। फॉलो अप प्रोसीजर, ठीक है, will include taking the steps to help the employee to attain an agreed objective। प्रॉपर इंटरव्यू के अंदर फिर उसके बाद क्या, उसका फॉलो अप प्रोसीजर लाजमी है, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो यही बैरियर्स हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, वेरी इजी है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, उसको फीडबैक प्रोवाइड करना ओवरऑल क्या है। ट्रेनिंग देना, उसने ट्रेनिंग का कहा था, उसको ट्रेनिंग की नहीं। रीट्रेनिंग का कहा था सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको नहीं रीट्रेनिंग दी है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वो देनी चाहिए। रीस्केड्यूलिंग ऑफ वर्क को अगर रीस्केड्यूल करना है वो उससे देना चाहिए। वर्क मेथड्स, काम करने के तरीकेकार को चेंज करना चाह रहा है, वो अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहा है, वट एवर ही वॉन्ट्स, आपने श्योरली उसको वो चीजें करनी है। पता लगे अप्रेजल का इंटरव्यू हुआ, सारी चीजें आपने राइट डाउन कर ली, ये चीजें आपने प्रॉमिस की, और एंड में आपने उनको डिलीवर नहीं की, नहीं, उसका फॉलो अप प्रोसीजर होना चाहिए। जो चीजें कमिट की अप्रेजल के अंदर, जो टाइम आपने स्पेंड किया, आपने एफर्ट स्पेंड की, उसके फॉलो अप के अंदर भी आपने जाना है, ठीक है। इक्विपमेंट सही नहीं है, मैंने टूल्स की बात की है, तो अब अपग्रेडिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीनरी ओल्ड है तो अपग्रेडिंग ऑफ मशीनरी, तो ये सारी चीजें फॉलो अप के अंदर जाती हैं, ठीक है। क्लास की जो जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, अगर इन चीजों को जो अप्रेजल से रिलेटेड है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, इन चीजों को प्रॉपरली तरीके से ना करें, ठीक है, तो वही सारे क्या बन जाते हैं, बैरियर्स हो जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। और यहाँ पे लॉकेट ने सजेस्ट किए हैं, ऑथर हैं, जो 6 बैरियर्स हैं अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के। एज आई सेड बिफोर, ठीक है, वही ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो हम कल स्टार्ट किया था अप्रेजल का टॉपिक, और आज भी हम अप्रेजल ही देख रहे हैं, और वही पॉइंट्स जो कल से हम देखते जा रहे हैं, जो डिस्कशन मैंने की है,
जो नोट्स हमने देखे हैं जो आपकी बुक के अंदर हैं, उन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से ना करें तो वही सारे क्या बन जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं। जैसा फर्स्ट इज द कन्फ्रंटेशन, ठीक है। डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं, आपने ईज में नहीं रखे, आपका एटीट्यूड सही नहीं था, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी, आपने स्टार्ट ही उसकी वीकनेसेस कमजोरियों से किया और एटीट्यूड में लग ऐसा रहा एम्प्लॉय को कि मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बिठा के जो है वो इनका बिहेवियर सही नहीं है, तो फिर क्या आ जाती है कन्फ्रंट्रेशन। आपने कन्फ्रंट्रेशन से अवॉइड करना है, कोई ऐसी चीज होती है आपने मैसेज दे देना अप्रोप्रिएटली ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। अगर कोई कन्फ्रंट्रेशन होती भी है तो उसका रिजॉल्व करें और एक विन विन सिचुएशन जिसमें बोथ पार्टीज की विन विन सिचुएशन हो उस पर एग्री करें। मैनेजर का ये ना हो कि वो हमेशा विन करे और एम्प्लॉय को लूज करवाए इन कन्वर्सेशन, तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसे एटीट्यूड के साथ जो है वो कन्फ्रंट्रेशन ही होगी। इट्स अगेन द रेपिटेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर इन 2 लेक्चर्स। डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस, एक कहता है मैंने अच्छा किया, दूसरे ने किया, तो उसको कन्विंस करें। इफ यू फील क्या क्या चीजें हैं, आपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लॉग उसका मौजूद है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर वो नहीं एग्री कर रहा तो एटलीस्ट उसको रियलाइज करवा दें कि ठीक है ये ऐसी चीजें हैं। फिर आपने फॉलो अप भी करना है, फॉलो अप में भी आप उसको टाइम टू टाइम बताएं कि ये चीजें हैं। फीडबैक इज बैडली डिलीवर, ठीक है। अगेन वही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सही तरीके से नहीं है, आपने स्टार्ट इस चीज से किया कि आप उसकी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें लीड करती हैं कन्फ्रंट्रेशन के अंदर। जजमेंट, वन साइडेड प्रोसेस, जैसा मैंने बताया ना कि फेयरनेस, हमने स्टेज के अंदर देखा था कि मैनेजर को भी देखना है कि ये फेयर अप्रेजल हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और अगर वो समझता है द मैनेजर इज जज, ज्यूरी एंड काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन, तो ये दैट्स अ जजमेंट। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो, और एटीट्यूड आपका ये है, एक गपशप नहीं है, फ्री विलिंग नहीं है, एक स्ट्रिक्ट अप्रोच थी और डांट डपट थी उसके अंदर, तो वो यही समझेगा, जजमेंट उसकी यही होगी कि वो एक्ट कर रहा था एज ए जज और ज्यूरी, ठीक है। और मैं जैसे मुजरिम था, कटहरे के अंदर खड़ा था, ठीक है, और मेरे ऊपर इल्जाम की बौछार उन्होंने कर दी, तो इट शुडंट बी लाइक दैट्स अ बैरियर ऑफ ए गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल। चैट एन अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, नो आउटकम सेट, ठीक है। जैसे कभी मैंने पहले बताया कि आप जो चीज भी कर लें, आपने डिस्कस किया, आपका आधा पौना घंटे का इंटरव्यू किया, उसमें आपने 6 डिफरेंट पॉइंट्स किए, तो हर पॉइंट्स को आपने क्या करना है, समराइज करना है। बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू पता लगा जो टेक अवे नोट्स हैं और जो वे फॉरवर्ड है वो कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ और कोई समझ नहीं आया कि क्योंकि उसको प्रॉपरली आपने हैंडल ही नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, प्योरली अ फॉर्म फिलिंग एक्सरसाइज, नो पर्पस और वर्थ। ऐसा होता है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज आर ऑटोनमस बॉडीज और उनके अंदर भी ऐसा है कि ये सारी एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन जिसमें अक्सर एम्प्लॉयज कहते हैं ना गधे और घोड़े एक साथ बांधे हुए हैं, ठीक है। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और जो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा उसके भी वही हालत है। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, ठीक है, इसका मकसद कोई नहीं है, वर्थ कोई नहीं है। एनुअल होती है, लिखा हुआ है इसके कंपनी की पॉलिसी के अंदर, तो हर 6 महीने साल बाद ये एक एक्टिविटी होती है और हर दफा होती है और प्रॉमिस भी किए जाते हैं ये इस एक्टिविटी को करके और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह और बात खत्म। तो कोई ऐसा एक फॉर्म फिलिंग है और डॉक्यूमेंटेशन है, फाइलों के पेज भरने हैं जिस वर्ड यूज किया जाता है और दैट्स इट। इसके अलावा इस एक्सरसाइज इसका कुछ भी नहीं है। एनुअल इवेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल सेरेमनी है, साल में या ट्वाइस अ ईयर, हर 6 साल के अंदर 2 मरतबा की जाती है। तो ये सारी अगर फीलिंग्स हो और ये चीजें अगर की जाए, ठीक है, कि एक रवाज के मुताबिक एनुअली आपने करना है, आप उसको करेंगे, आपने फाइल फिलिंग की, ठीक है, और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में टॉप बॉस तक आपने उसको पहुंचाना है, दिया, और वो फाइलें उसी तरह पड़ी हुई हैं अलमारी के अंदर, उनका होना कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये उसके बैरियर्स हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, फॉलो अप नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग से मैंने बताया ना कि पॉइंट्स डिस्कस किए वो इसी के अंदर है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर ना हो तो ये क्या है, ये उसके बैरियर्स हैं। नो फॉलो अप, पॉइंट्स एग्जीड आर नॉट एक्शन, ट्रेनिंग देनी है नहीं दी गई, ठीक है। जो वर्किंग कंडीशन है बेहतर करनी है, नहीं की गई, ठीक है। एग्जॉस्ट लगाना है, एसी लगाना है, सीट सही करनी है, टेबल सही करना है,
टूल सही करने हैं, मशीनरी को जो है वो मेंटेन करना है, कुछ भी नहीं किया गया ऐसा। सो ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये बैरियर्स आती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, एंड दिस इज अ साइन ऑफ अ बैड एचआर प्रैक्टिसेस विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। ये बैड एचआर प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। अप्रेजल एंड कैरियर डेवलपमेंट में क्विकली बताऊंगा। अगेन ये चीजें वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और हम जो है ऑलरेडी इनको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी इंटरेक्शन होगी तो श्योरली देयर विल बी अ कैरियर डेवलपमेंट। श्योरली एजुकेशन है, ठीक है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन उसकी क्या है, डिग्री क्या है, मास्टर है, बैचलर्स है, एमएस है, पीएचडी है, ठीक है। ये कैरियर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ट्रेनिंग्स उसने क्या ली है, ओवरऑल जनरल ट्रेनिंग जो सब एम्प्लॉयज ले रहे हैं, और उसकी जो पर्सनल स्किल डेवलपमेंट है उसने अपनी डेवलपमेंट, ऑल लीड्स टुवर्ड द कैरियर डेवलपमेंट, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द एथिकल इश्यूज। ये इवन मैं स्टिल रिमेंबर के शुरू में बता रहा था तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एथिकल के, आई हैव सेड आई हैवंट डिस्कस्ड इट येट, इसको अभी तक डिस्कस नहीं किया। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 इज द एथिकल इशू, ठीक है। अगर हम एथिक्स को बात करें तो ये क्या कहलाता है, अखलाकियात, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका, अखलाकियात, कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने का तरीका, दीज आर द एथिक्स। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल इश्यूज क्या हैं, एथिक्स इज अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल टू गाइड बिहेवियर, किस लिहाज से और कैसे आपने बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज द ethic. Ethical issues occur when a given decision, scenario or activity creates a conflict with the society's moral principle, ठीक है। इश्यूज उस टाइम आते हैं जब एक फैसला या सिनेरियो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल से, ठीक है। तो वो आपकी क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो एक अनएथिकल बिहेवियर होता है, वो इशू एक रेज हो जाता है क्योंकि सोसाइटी का जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो अखलाकी प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हटकर वो चीज़ हो रही होती है, ठीक है, कंडक्ट हो रही होती है। सो दैट्स व्हाई ये इश्यूज आते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैं आपको क्लियरली जैसे बता दूं कि ऐसा होता है कि वो फैक्ट्री जो पॉपुलेशन के अंदर है, पॉपुलेशन के अंदर होना ही एथिकल इशू है। ऑल्दो एनवायरनमेंट वाले नोटिस दे चुके हैं लेकिन ब्राइबरी, रिश्वत दे के उस फैक्ट्री को वहां पे रखा हुआ है। दिस इज एथिकल कंसर्न। इट्स ए मोर कंसर्न कि उसका वेस्ट जो है वो प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा और फैक्ट्री के उस वेस्ट की वजह से जो आस पास की आबादी है वो मुतासर हो रही है। सो दिस इज नॉट एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इट्स अनएथिकल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, अनएथिकल बिहेवियर है जिसकी वजह से जो कि वो परफॉर्म हो रहा है वहां पे, तो हम इसको कहेंगे दीज आर द अनएथिकल, और ये एक एथिकल इशू है ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस का, ठीक है। सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट कर देना जो पाकिस्तान के जो अखलाकी कदरें हैं उनको डैमेज करना, तो वो जो है आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट कर रही है उनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, उनके एडवर्टाइजमेंट विद द मॉरल प्रिंसिपल ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें एथिकल इश्यूज के अंदर आते हैं। कुछ एथिकल इश्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ऑल्दो कि क्या हो सकते हैं, आई बिलीव ये यस दीज आर नॉट इन द बुक, बुक के अंदर नहीं है, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है, जो आपकी प्राइवेसी है और जो टेक्नोलॉजी को कैसे आपने यूज करना है, ये एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। मैंने एआई लिखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेपनरी के अंदर यूज करना, ठीक है, ये बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न आ रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप वेपन्स के अंदर यूज करेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है फ्यूचर में इंसानियत के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, आप किसी के ब्रांड नेम को यूज करते हैं, ठीक है, आप मिस यूज कर रहे हैं, आप जो है वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
उसके अगर सॉफ्टवेयर है तो उसके कॉपीराइट को वायलेट कर रहे, किसी बुक की जो है पायरेटेड कॉपी को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड से इश्यूज आते हैं, ठीक है। और आपने उन्हीं के ब्रांड नेम को कॉपी करके, उन्हीं की सारी जो है वो प्रोडक्ट को कॉपी करके उसके आप रेप्लिकाज या उसके जो है वो अल्टरनेट प्रोडक्ट लो क्वालिटी का बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एथिकल इश्यूज के अंदर आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय फेवरेटिज्म, ठीक है, ग्रुपिंग होती है, कुछ को ज़्यादा नवाजा जाता है, कुछ को जो फेवरेट लोग हैं उनको नवाजा जा रहा है, तो ये चीज़ें एथिकल इश्यूज के अंदर आती हैं। बैड लीडरशिप बिहेवियर, आपके लीडर जो है उसका बैड बिहेवियर है, दैट इज एन एथिकल इशू, ये एथिकल इशू है, ठीक है। ये चीजें आपको फर्दर और क्लियर हो सकती हैं, हो जाएंगी यहाँ से। आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छे 2-3 सिनेरियो एथिकल इश्यूज से रिलेटेड लिखे हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। वही जो वेस्ट के बारे में मैंने अभी बात की है, ठीक है। अराइवल कंपनी, आपकी जो कंपैटिटर कंपनी है, उसको लीगली ये परमिशन दी गई है कि उसने कितना मैक्सिमम ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो वेस्ट है वो कितना जो है वो डेली बेसिस पे या वो निकाल सकता है, ठीक है। आपकी कंपनी के पास है रेंज ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम दैट कीप वेस्ट टू मच लोअर लेवल। आपके पास सिस्टम तो मौजूद है कि आप उस वेस्ट को बहुत लोअर लेवल, जो टॉक्सिक है, जो केमिकल्स हैं, लोअर लेवल के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आप उन सिस्टम को यूज नहीं करते क्योंकि वो सिस्टम एक्सपेंसिव है, नॉट यूजिंग दीज वुड रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और साथ साथ आपको इंक्रीजिंग प्रेशर है इंडस्ट्री के एनालिस्ट से, और वो जो इन्वेस्टर जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कहते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए, हमें प्रॉफिट दें, ठीक है। तो आपके आगे ये एथिकल डायलेमा है, इस मखमसे के अंदर आ गए हैं कि आप क्या करें। आइदर ये एक्सपेंसिव मेथड यूज करके टॉक्सिक वेस्ट को रिड्यूस करें, अगर आप एक्सपेंसिव मेथड को यूज करते हैं और इस टॉक्सिक वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मुजाहरा कर रही है, ठीक है, और आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। बट इफ यू आर नॉट डूइंग, सो इट्स एन एथिकल इशू, यू आर डूइंग एन अनएथिकल बिजनेस, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, इसके बारे में जो रेगुलेशन ऑफ द कंट्री है, और वो कहती है कि इतना टॉक्सिक होना चाहिए और आपको ये सारे मैकेनिज्म इन प्लेस करने चाहिए ताकि कम से कम टॉक्सिक हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रही। और आप उसमें से वही बात आती है कि जो ऑफिसर चेक करने के लिए आते हैं उनको आप पैसे दे देते हैं, और आपने वो ब्राइबरी एज एन एक्सपेंस रखी हुई है, और वो आपको लेस कॉस्ट करती है उन मेथड्स को यूज करने में जिसमें से इस टॉक्सिक वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, और आप ये अडॉप्ट करते हैं कि आप ब्राइब कर देते हैं और उन मेथड्स को यूज नहीं करते। सो दीज आर द एथिकल इश्यूज, दीज आर द एथिकल कंसर्न, और ये बिजनेसेस के हैं, ठीक है। आई वुड नॉट से ऑलवेज कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो इसको टेक केयर करती हैं। बड़ी कंपनीज ऐसी न्यूज मीडिया के अंदर आने ही नहीं देती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं, आप कभी भी नहीं कहेंगे। कई तो ऐसी न्यूज मैंने खुद से देखी है कि एक गैर मुल्की दवा साज कंपनी ये फॉल किया, लेकिन उस गैर मुल्की दवा साज कंपनी का कभी नाम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे नेस्ले का बहुत पहले था कि नेस्ले ने अपना जो पाउडर मिल्क है, ठीक है, उसको इस लिहाज से पोजीशन किया था और इस लिहाज से एडवर्टाइजमेंट की थी कि ये जो पाउडर मिल्क है बच्चों के लिए, ये बेटर देन द मदर्स मिल्क है, ठीक है। सो दीज आर द एथिकल अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से इसको बहुत सेटबैक हुआ था और यूरोप के अंदर इसकी सेल्स भी बहुत रिड्यूस हुई थी, और उसने उसको पोजीशन किया था कि ये मिल्क, हमारा जो मिल्क है, मच बेटर देन द मदर्स मिल्क। तो उस लिहाज से दैट्स अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर जो है उसको पेनलाइज भी किया था, उसको फॉल भी था। दीज आर द एथिकल जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी है, ठीक है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसीजन दिया जाता है कि आपने रिडंडेंसीज करनी है, आपने लोगों को निकालना है डिपार्टमेंट के अंदर से, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने मैनेजर ने आपको कहा है
ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, ठीक है, अनऑफिशियल, ऑफ द रिकॉर्ड मीन अनऑफिशियल, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर रिटन डाउन नहीं हो सकता, ठीक है, और ये ऑर्डर्स नहीं हो सकते। अनऑफिशियल वो कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैं आपको बता दूं कि आपने लोगों को निकालने हैं, ठीक है, और ऐसे लगे कि ये जेंडर की बेसिस के ऊपर, ये एथनिसिटी, कलर, रिलीजन, रेस की बेसिस के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि आप फेयर जो है रिडंडेंसी कर रहे हैं, ठीक है। यानी वो अगर कहता है कि ठीक है जी ब्लैक्स एंड ब्राउन्स को निकालना है, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल, और लाइक इफ यू आर वर्किंग इन इंग्लैंड, ठीक है, और कहें जी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसा है कि मैं आपको बताता चलूं जो जितने भी नॉन गोरे हैं या काले एंड एशियंस, इनको आपने निकाल देना है, ठीक है, लेकिन लगे ऐसे कि आपने प्रॉपर फेयर किया, आपने अगर 10 वो निकाले हैं तो एक गोरा भी बीच में निकाल दें, ताकि किसी को ये पॉइंट रेज ना करें कि इन्होंने सारे जो है ब्लैक्स एंड एशियंस को निकाल दिया कंपनी के अंदर से, क्योंकि कंपनी ले ऑफ करना चाहती है, ठीक है। तो ये इश्यूज ये क्या है, एथिकल इश्यूज हैं। लेकिन वो कहता है इसके अंदर दिस वुड रिक्वायर यू टू कीप सम वीकर इंडिविजुअल्स। आप ऐसे कॉम्पिटेंट एशियंस को और ब्लैक्स को निकाल देते हैं जो कि बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन ऐसे गोरों को रख लेते हैं जो कि निकम्मे होते हैं, एंड लूज सम गुड वंस, आप लूज करते हैं। दीज आर द एथिकल इश्यूज, दीज आर द एथिकल कंसर्न, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों को काफी समझ आ गया कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कस्टमर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की इनसाइड प्रैक्टिसेस, ये सारे क्या आते हैं, एथिकल इश्यूज के अंदर आते हैं, और ये प्रॉपर जो है वो उस लिहाज से टेक केयर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कम बैक टू द स्लाइड्स। मैंने एथिकल इश्यूज बताए, तो सम ऑफ द एथिकल इश्यूज जैसे यहाँ पे लिखे हुए ये एथिकल इश्यूज हैं, ठीक है। फर्दर चलते हैं हम एथिकल इश्यूज के ऊपर। टाइप्स ऑफ एथिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, ठीक है। ये सारे जो हैं वो एथिक्स हैं इसके अंदर। पर्सनल एथिक्स क्या है, एक पर्सन, उसका अखलाकी जिम्मेदारी क्या है कि वो ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, दयानतदार हो, इंटेग्रिटी हो, यानी कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी सिक्योर करे, and respect. These are the personal ethics of a person who is working within an organization. Professional ethics क्या है, obedience to rules and regulation, जो कंपनी की पॉलिसी है उसको फॉलो करना है, जो रूल्स है उनको फॉलो करना है, that's a professional ethic. जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से करना, ये क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स है। अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो काम हो रहे हैं ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कि हर एक जो वर्किंग हो रही है वो रूल सबके लिए सेम है, और जो रूल्स हैं वो सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, और जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीजें। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर आता है, रिलेटेड टू द कंपनी और वर्किंग से रिलेटेड है। रूल्स एंड रेगुलेशन की ओबीडियंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ठीक है, द वे वी डू थिंग्स हियर, मैंने आपको पहले बताया इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और यहाँ पे ऑथर क्या लिखता है, व्हाट इज द नॉर्मल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ये भी जो है वो एथिकल कंसर्न के अंदर आता है। विच इज गुड, तो इट्स अ गुड एथिकल प्रैक्टिसेस, बैड देन इट्स अ बैड एथिकल प्रैक्टिसेस, इट्स अनएथिकल, व्हिच वुड से अनएथिकल। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, किसने किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। जैसे वन ऑफ द एथिकल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है कि इफ आई वर्क इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम जो आपका बॉस, इमीडिएट बॉस होता है, उसकी ये डिजायर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि नेवर क्रॉस अ चैनल, ठीक है। आपने जो कंप्लेन करनी है, जो मसला है, जो काम है, आप मुझे कहोगे, मैं आपसे ऊपर जो है वो हाई अप्स को दूंगा, ठीक है। और समटाइम ये रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर गाइडलाइंस के अंदर लिखा हुआ होता है कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करना है, ठीक है, और वो फिर आगे फर्दर हमें रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप चैनल क्रॉस करें और डायरेक्ट मेरे पास आ जाए। तो ये उस लिहाज से ये रिपोर्टिंग के अंदर होता है, किसने किसको करना है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, एंड नॉट क्रॉसिंग द चैनल, चैनल क्रॉस ना करना। क्लास आज तक इतना ही रखेंगे, इसके आगे फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं एथिकल गाइडलाइंस के, और फिर हमारे पास कंप्लायंस बेस्ड एथिक्स है और इंटेग्रिटी बेस्ड एथिक्स है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे और उसको हम सम अप कर लेंगे।
जस्ट अ क्विक रिव्यू जो आज हमने किया है, ठीक है, क्या कुछ है। अप्रेजल इंटरव्यू आज हमने स्टार्ट किया था, कल हमने स्टेजेस देखी थी और हमने अप्रेजल इंटरव्यू स्टार्ट कर लिया था और उसके आज हमने डिटेल के अंदर देखा है। अप्रेजल इंटरव्यू करने से पहले ये सारे पॉइंट्स और ये सारा होमवर्क आपका होना चाहिए। अगेन, अप्रेजल इंटरव्यू करने से पहले ये चीजें आप सारी जो हैं वो देख लें, ठीक है, कि कितने इंटरव्यू करने हैं, आपने कैसे इंटरव्यू लेना है, ठीक है। जब कंडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपने इंटरव्यू के कंडक्टिंग के टाइम देखनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू से पहले देखने हैं। फिर जो मस्ट डू है इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, ये आपने उस अप्रेजल इंटरव्यू के अंदर टेक केयर करने हैं, ठीक है। ना बहुत ज्यादा बोलना है आपने, ठीक है, आपने पॉज करना है आंसर देने के लिए उनको और उनको सुनना है, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपने, रिलैक्स एंड इजी ऑन गोइंग एंड फ्री विलिंग में आपने आंसर करने, ठीक है। मस्ट डू के अंदर है डिफिकल्ट और सेंसिटिव एरियाज केयरफुली आप करें, ठीक है, नॉट बुलिंग नॉट टॉन्टिंग देम, ठीक है। आप स्टार्ट ही करें तो प्रेज करें उसकी जो अच्छी वर्किंग है उससे रिलेटेड, ठीक है। लिसन केयरफुली, बी टॉलरेंट, ठीक है, और इधर उधर की बात ना करें, टू द पॉइंट फोकस आप बात करें। ये डूज हैं ऑफ द इंटरव्यूज, ठीक है। एक्शन प्लान, क्या कुछ एक्शन प्लान है आफ्टर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, इन चीज़ों पे आप एग्री हुए हैं, ठीक है। और उन सारी जो चीज़ें जिन पे एग्री हुए हैं उन सबको आप क्या कर लें, लिख लें, राइट अप कर लें। जैसे मैंने बताया उसमें आपके साइन भी होते हैं और जो अप्रेजी है वो भी उसको पढ़ लेते हैं, आखिर में आप उसको दे देते हैं अगर आपने नोट्स ले लिए हैं, और लिखने के बाद उसको बता दिया जाता है कि ये पॉइंट्स हैं और वो फिर उससे साइन ले लिए जाते हैं, ठीक है। फॉलो अप प्रोसीजर बहुत जरूरी है, अगर आप ये ना करें तो अगेन वही बात है, ये बैरियर्स है, ठीक है। ट्रेनिंग, रीस्केड्यूलिंग वर्क, अल्टरिंग ऑफ वर्क मेथड्स एंड अपग्रेडिंग इक्विपमेंट, फॉलो अप आपने करना है। बैरियर्स अप्रेजल के ये अपने डिस्कस कर लिए, जो सारा अप्रेजल के जितने भी पॉइंट्स हैं अगर हम उन्हीं से रिलेटेड हैं उनको प्रॉपर वे में ना करें तो वो सारे क्या जाते हैं, बैरियर्स हैं। इंटरव्यू आपने सही नहीं लिया, ठीक है, आपने कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दिया, आपने स्टार्ट ही उसकी बैड चीजों से किया, तो एक एनवायरनमेंट ही ऐसी क्रिएट होगी जिसके अंदर बहस होगी, ठीक है, और एंड रिजल्ट कोई भी नहीं हुआ। जजमेंट, आप डोंट एक्ट एज ए, आप एज ए फ्रेंड, एज ए कोलीग, ठीक है। क्योंकि बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबॉर्डिनेट्स का तो आप तो मोस्टली जगह पे खत्म हो गया है कि ये मेरा सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट मेरा जूनियर है, ठीक है। तो ये अच्छी एचआर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो काफी जो है वो ये चीजें खत्म हो गई हैं, उसमें सारे एफिलिएट्स हैं और सारे पार्टनर्स हैं और सारे जो हैं एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। चैट जो है, ठीक है, अनप्रोडक्टिव कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए और कोई आउटकम सेट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बताया ना 6 पॉइंट्स, तो हर पॉइंट को आप जो है वाइंड अप और रिव्यू कर लें लाजमी। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और समझते हैं कि ये फाइलों के जो है वो पेट भरने हैं और इसकी कोई वर्थ नहीं है, अगर उसको प्रॉपर्ली नहीं किया गया, फॉलो अप नहीं किया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया और रिवॉर्ड नहीं किया गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही लगेंगी कि ये सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन है। और जैसे आगे एनुअल इवेंट है, ट्रेडिशनल सेरेमनी है और साल में 1-2 मरतबा होती है, तो ये सारी चीज़ें उस लिहाज से फीलिंग्स आएंगी। फॉलो अप नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स एग्रीड आर नॉट एक्शन, प्रॉपरली उसका एक्शन नहीं लिया गया, तो उस लिहाज से जो है वो ये इसके बैरियर्स हैं। एक चीज बताता चलूं, इफ अगर मैनेजमेंट के हाथ में कोई चीजें नहीं है, ठीक है, तो मैनेजमेंट ये चीज भी क्लियर कर ले, इट इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स, ऐसा होता है कि बाज ऐसी चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास इटसेल्फ रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, तो आप उनको बता दें कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग वसाइल हैं, जो करंट हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए, ठीक है, आप कोशिश करें आप बेटर काम कर सकें। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके हम मशीनरी को अपग्रेड करें और आपको इन चीज़ों से जो अदर है उस लिहाज से फैसिलिटेट कर सकें, इफ दैट्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज आर लॉयल, वो समझते हैं अगर कंपनी है इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, अभी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो उस लिहाज से कॉपरेट करते हैं, बट डू कम्युनिकेट विद देम, उनके साथ कम्युनिकेट करें आप कि ये इश्यूज हैं। अप्रेजल एंड कैरियर डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये कैरियर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आती है और ये चीज़ें टेक केयर करनी चाहिए। एथिकल इश्यूज जैसे कि हमने देखा,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड, उसके वे ऑफ वर्किंग और मेथड्स और जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड इश्यूज, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का कल्चर है, ये सारे एथिक्स के अंदर आते हैं। एथिकल इश्यूज में पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये हमने एथिकल इश्यूज देख लिए हैं। ठीक है, नाउ आई विल टेक द क्वेश्चंस। क्या है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लग रहे, चल रहे हैं, देख लेते हैं क्या कुछ है। अच्छा, अब्दुल खालिक रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? होपफुली देख लें कि कब तक, ये मैं चलें पता करके आपको बता दूंगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे, मैं कहा आप अपने कोऑर्डिनेटर से पता करें, लेकिन आई विल डू दैट। ठीक है, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे आपको बता दूंगा कि क्या है रिकॉर्डिंग का। ठीक हो गया। appropriate cues, ये clues। एजाज, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अच्छा, टेक्नोलॉजी एंड प्राइवेसी, जैसे टेक्नोलॉजी की मैंने बात की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की है। ठीक है, और उसका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है वेपनरी के अंदर अगर आप यूज करेंगे तो वो एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न बन सकता है। ठीक है, प्राइवेसी का मतलब होता है कि आपने जो है वो क्या चीज़ें खुफिया रखनी हैं और आप किसी और की जो है वो चीज़ में या मुदाखलत ना करें, किसी और के जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, कॉपीराइट के अंदर आप जो है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको आपने टेक केयर करनी है। ठीक है, अच्छा टेस्ट जो है वो अगेन आई विल ट्राई कि नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट वीक में हो जाए। और चैप्टर 13 का अभी तक प्लान है कि चैप्टर 13 के बारे में हो जाए। ऑल दो कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं 7-8 क्वेश्चन जो हमने इसके किए थे चैप्टर 13 के, लेकिन कोशिश करेंगे और MCQs हों जो जिसमें से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चैप्टर 13 के टेस्ट होंगे। ठीक है, पीयर असेसमेंट, फातिमा, पीयर असेसमेंट जो आपके कोलीग्स हैं जो सेम लेवल के ऊपर जिनके साथ आप काम करते हैं, उनकी असेसमेंट, वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है, तो वो पीयर असेसमेंट कहलाती है। उनकी क्या जायजा है, मुआवजना है, तज्जिया है आपके बारे में, क्या असेसमेंट है आपके बारे में, वो पीयर असेसमेंट कहलाती है। और ये जो है वो उस आपके इंटरव्यू के अंदर जो है वो मैटर कर रही होती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इट्स लेयर्स ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी सर टाइम हो गया। चलें सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें, क्वेश्चन ये जो ब्यूरोक्रेसी और सेल्फ असेसमेंट फॉर्म जो है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, जमील अब्बास, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म वही है जो एम्प्लॉय खुद से फिल करता है और जो अपने आप को खुद से असेस करता है। ये फॉर्म हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आप गूगल पे देख सकते हैं जिसके अंदर वही आता है एम्प्लॉय, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और फिर अपने बारे में क्या असेसमेंट है, वो सारा फॉर्म है खुद से फिल करके ले आया जाता है। ये कंपनी उसको खुद प्रोवाइड करती है कि आप ये फॉर्म अपना फिल करके ले आए। आप क्या समझते हैं पिछले 6 महीने में आपकी प्रोग्रेस क्या रही है? ठीक है, आर एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर मैंने इसको अप्रेजल के अंदर एथिकल में बताया है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और अगर हमने अप्रेजल में तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अप्रेजल में तो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी मैंने एब्रिविएशन यूज किया है, और अगर एथिकल में आ रहा है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर्सनल में आ रहा है तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अप्रेजल में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज।